जय हिंद दोस्तों। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे परिवहन, जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में सर्कुलेशन, और परिवहन तंत्र को सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, है ना। तो आज वह चैप्टर ख़त्म होने वाला है। देखिए ध्यान से, उसमें जो हिस्सा था हृदय का कार्य जो था, क्या होता है, कैसे खून को लेना है, फिर उसको क्या करना है, फिर पंप करना है, यानी सारे पढ़ा दिए गए हैं। उसको ध्यान से आप रिवीजन कीजिए। अब हम लोग उसी चैप्टर का थोड़ा सा छोटा हिस्सा बाकी है, जिसको आज हम लोग ख़त्म करते हैं। देखिए ध्यान से, रक्त, जिसे इंग्लिश में ब्लड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड। रक्त को रुधिर भी तो कह सकते हैं ना, रुधिर, या लहू कहिए, कोई दिक्कत? तो बात ध्यान रखना है, आज हम लोग रक्त के बारे में पढ़ते हैं। समझ रहे हैं ना? इसको देखना है, हम लोग रक्त के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। पीएच मान क्या होता है, इसको केमिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ना है, पीएच स्केल वाला, वहाँ डिटेल करेंगे। हालांकि अभी इतना ही दिमाग में रखिए कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, और 7.4 का मतलब होता है क्षारीय। क्षारीय माने नूनगरा। समझ रहा है ना? अब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे रक्त के 2 भाग होते हैं। पूरे रक्त के 2 भाग होते हैं। पूरे रक्त के 2 भाग होते हैं। एक जो होता है, जो कि पूरे रक्त का सबसे ज़्यादा भाग होता है, 55%, इसको कहते हैं प्लाज्मा। दिमाग में सेट कर लीजिए, पूरे रक्त का सबसे ज़्यादा जो होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। यह 55% होता है। कितना प्रतिशत? 55। तो रक्त का दूसरा भाग क्या होता है? तो दूसरा भाग जो बच जाता है वो ठोस होता है। चूँकि ये तो लिक्विड हो गया। कैसा हो गया? रक्त का जो लिक्विड वाला भाग होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। लिक्विड माने पानी नियर, बुझाया? कभी आपका बॉडी कहीं हाथ उंगली कर जाए ना, तो देखिएगा ध्यान से, खून निकलेगा और थोड़ा देर के बाद पानी नियर निकलेगा। वही पनिया प्लाज्मा कहलाता है। अब देखना है, जो ठोस भाग रह जाता है उसको देखना है ध्यान से, ठोस। अब प्लाज्मा कहते हैं। रक्त का तो द्रव जो होता है, लिक्विड भाग होता है, उसे प्लाज्मा कहते हैं। और रक्त का जो ठोस वाला भाग होता है, इसके 3 भाग हैं। क्या क्या ठोस के रूप में क्या क्या होते हैं? तो देखिए ध्यान से, आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स। तो ध्यान रखिएगा, फिर मैं बोल रहा हूँ, पूरे रक्त में 2 भाग होते हैं। एक लिक्विड पानी नियर, जिसे प्लाज्मा कहते हैं, है ना। और जो ठोस भाग होता है उसे आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, घर का कार्य हो रहा है ना, तो हल्ला हो रहा है, समझ रहे हैं ना? तो क्लियर हो गया ना कि ठोस में कितने भाग होते हैं, लिक्विड में कितने भाग होते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पूरा रक्त का 55% प्लाज्मा था, तो ये ठोस वाला भाग का प्रतिशत होगा? 45% होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? अगला कंसेप्ट यहाँ पढ़िए प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं। प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसके चलते क्या होता है, रक्त को थाका बनाया जाता है या जमाया जाता है। तो एक प्रोटीन जिसको हम बता रहे हैं फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजेन, ठीक है। और प्रोटीन कहेंगे तो यहाँ लिख देते हैं प्रोथ्रोम्बिन, और कहे तो हिपैरिन। प्लाज्मा में बहुत प्रोटीन होता है,
लेकिन महत्वपूर्ण 3 प्रोटीन लिखा हूँ, देखिए ध्यान से। यह ब्लड में रहता है एक साथ। तो देखिए ब्लड में जब तक एयर नहीं रहता है, एयर का मतलब हवा, तब तक फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन कार्य करता है और रक्त को थाका बनैले रखता है। थाका का मतलब कि गाढ़ रहता है, पानी नियर रक्त नहीं होता है। लेकिन जैसे उस रक्त को एयर का संपर्क मिलता है, माने कि हवा के संपर्क में जैसे ही हिपैरिन आता है तो एक्टिवेट हो जाता है। समझिए कि जब शरीर के अंदर है तो एक्टिवेट नहीं है, डिसएक्टिवेट है। डिसएक्टिवेट माने कोड़ी में, भोजपुरी में कहते हैं कोड़िया, यानी कि इसको हाथ पैर नहीं, आराम से बैठा है, केवल खा रहा है, समझ रहा है ना। तो बॉडी के अंदर जब रक्त है ना, तब हिपैरिन कोड़िया है, कोड़िया। लेकिन जैसे कटता है उंगली, बॉडी का कोई भाग, मान लीजिए उंगली कट जाए, तो रक्त जैसे शरीर से बाहर आता है तो हवा के संपर्क में हिपैरिन आ जाता है। तो पहले कोड़िया था और बढ़िया देह वाला हो जाता है। पहले डिसएक्टिवेट था, अब एक्टिवेट हो जाता है, यानी कार्य करने लगता है। और जैसे यह एक्टिवेट होता है, हिपैरिन सक्रिय हो जाता है, तो खून को जमा देता है। तो कहते हैं ना कि अरे बॉडी से खून गिर रहा था, थोड़ी देर के बाद जम गया। बात समझ में आ गया। अतः लेकिन जब तक शरीर में रहेगा तब तक हिपैरिन जमाएगा नहीं, जमाएगा, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि इसको खून न जमे, रक्त न जमे, इसके लिए फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन हिपैरिन को कंट्रोल किए रखता है कि नहीं अभी तुझे नहीं जमाना है, यानी सक्रिय इसको नहीं होने देता है। लेकिन शरीर से जैसे ही ब्लड निकलता है तो बेचारे फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जो हिपैरिन को कंट्रोल कर रहा था वो बेचारा मर जाता है, यानी कि ये बेचारा डिसएक्टिवेट हो जाता है। अब इसको कंट्रोल करने वाला कोई है ही नहीं है, तो ये एक्टिवेट हो गया और क्या करता है, खून को जमा देता है। तो यह तीनों के बारे में समझ में आ गया होगा। तीनों प्लाज्मा में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रोटीन है, कोई दिक्कत नहीं ना। मान लीजिए डॉक्टर साहब किसी को इंजेक्शन दे रहे हैं, सुई, और उस सुइया में एयर घुस गया है, एयर, और सुई दे दिया गया। तो जैसे एयर के संपर्क में यह रक्त का, प्लाज्मा का हिपैरिन आएगा, शरीर के भीतर ही वह रक्त जम जाएगा। और वह रक्त जमकर जैसे ही हृदय के पास जाएगा तो कहते हैं ना, दिल का दौड़ा आ जाएगा, हार्ट अटैक, जिससे उस पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। अतः यदि इंजेक्शन आपको कोई दे रहा है तो थोड़ा केयरफुली ध्यान दीजिएगा। हालांकि डॉक्टर ध्यान देते हैं इसको, समझ रहे हैं ना, एयर ना घुसे, अन्यथा एयर घुसेगा तो वही वाला कंडीशन हार्ट अटैक के कैटेगरी में आ सकते हैं। चलिए अब तो हम लोग प्लाज्मा पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब प्लाज्मा के बाद ठोस वाला भाग को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले आरबीसी के बारे में पढ़ते हैं। आरबीसी का एक और नाम है जिसे इरिथ्रोसाइटस कहते हैं। ध्यान रखिए, आरबीसी का ही नाम है दूसरा, इरिथ्रोसाइटस। क्लियर? इसका पूरा नाम कहेंगे तो रेड ब्लड कॉर्पसल्स, समझ रहा है ना, लाल रुधिर कोशिकाएं। ध्यान रखिएगा। तो 2 नाम याद हो गया। तीसरा कंसेप्ट इसके बारे में अगर दिमाग में सेट करना चाहते हैं तो आरबीसी 120 दिनों तक जिंदा रहता है, यानी जीवन रहता है। जीवन माने जिंदा है। तो आरबीसी जिसे लाल रुधिर कोशिकाएं कहते हैं, वह 120 दिनों तक लगभग जिंदा रहता है। कोई दिक्कत नहीं ना। ध्यान रखिएगा, 120 दिन के बाद यह रक्त कोशिकाएं मर जाती है। कहाँ? पलिया में जाकर। इसीलिए पलिया को ब्लड बैंक कहते हैं या पलिया को कब्रगाह कहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो ये वाला बात क्लियर हो गया ना। अतः इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी मनुष्य जिनका एज 18 हो गया है या 18 से पार कर गया है, वह 4 महीने पर 1 यूनिट ब्लड रक्तदान कर सकते हैं। समझ रहे ना। 1 यूनिट का मतलब है लगभग 250 ml। इतना बात क्लियर हो गया। लाल रुधिर कोशिकाएं में केंद्रक पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, केंद्रक पाई जाती है। तो इतनी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आरबीसी के बारे में। कोई दिक्कत नहीं ना। अब मान लीजिए आपको बुखार हो गया हो, टाइफाइड का, बहुत ढेर सारे बुखार का रूप आया है ना।
कोई भी बुखार हो तो वो क्या करता है, एंजाइम को नष्ट करता है, और एंजाइम नष्ट होता है तो खाना आप जो भी लीजिएगा वह नहीं पचेगा, क्योंकि पचाने वाला कार्य एंजाइम करता है, और आपके शरीर में तो एंजाइम है ही नहीं है। अतः अब बताइए, खाना नहीं खाइएगा, पचेगा नहीं, तो क्या बॉडी में ब्लड की मात्रा घटेगा कि नहीं घटेगा? एकदम घट जाएगा। अतः जो नॉर्मल मनुष्य है उनके शरीर में आरबीसी लगभग 50 लाख होता है। कितना होता है? 50 लाख। क्लियर हो गया ना? ये ध्यान रखिएगा। तो ये आरबीसी के बारे में इतना कंसेप्ट आप ध्यान रखिएगा। एक और नई कंसेप्ट, यह लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन, मैं लिखा हूँ इसको क्या? हीमोग्लोबिन। रक्त क्यों लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। यह एक तरह क्या है? पिगमेंट है, प्रोटीन है। यह बात समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो लाल रक्त कोशिका के बारे में इतना जानकारी आपको याद होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग WBC पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ी सी और बात देखते हैं। आरबीसी का अगर आपके शरीर में घट गया हो तो कैसे पुराएंगे? तो बकरी का दूध पीजिए, पक्का पपीता खाइए, अमरूद खाइए, सेब खाइए, इस सब में आयरन की मात्रा ज़्यादा होता है। अतः इसको जैसे ही लेंगे तो बॉडी में आरबीसी का लेवल जल्दी ही बढ़ जाएगा। क्लियर होगा ना? अब देखिए, अब WBC पढ़ते हैं। WBC पढ़ेंगे तो सबसे पहली जानकारी, इसका एक अन्य नाम होता है जिसको ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। ये ध्यान रखिएगा। WBC का एक और नाम है ल्यूकोसाइट। पूरा नाम कहेंगे वाइट ब्लड कार्पल्स, यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं। ठीक है ना? यानी WBC जल्दी सभी जगह नहीं मिलते हैं। हालांकि हम लोग अपने स्टेट में देखा जाए तो पटना में इसका WBC बैंक है, मिल जाएगा आसानी से। ध्यान रखिएगा। तो WBC का अन्य नाम ल्यूकोसाइट। याद रखिएगा, मात्र इसमें एगो केंद्रक होता है। क्या एगो केंद्रक होता है? एगो केंद्रक होता है, लेकिन आरबीसी में बहुत होता है। क्लियर ना? अब देखिए, WBC की जीवन काल देखिएगा तो 4 से 7 दिन तक ये बेचारा जिंदा रहता है। समझ रहा है ना? 4 से 7 दिन तक ही जिंदा रहता है WBC के चलते ही कोई खतरनाक वायरस या बैक्टीरिया हम लोग के शरीर में नहीं प्रवेश कर पाता है। लेकिन जैसे ही शरीर में WBC की मात्रा घट जाएगा तो वो जो बीमारी से लड़ने वाला था WBC, अतः उसकी मात्रा घट गई है। अतः आसानी से आपके शरीर में बीमारी वाला जो बैक्टीरिया होगा, वायरस होगा, वह शरीर में प्रवेश कर जाएगा। और शरीर में प्रवेश करने का रास्ता क्या है? कोई बैक्टीरिया या वायरस कैसे प्रवेश करता है? तो वह मुंह द्वारा प्रवेश करता है या शरीर के कटे फटे भागों से। मान लीजिए कहीं शरीर में घाव हो गया, उस घाव के द्वारा भी वो वाला बीमारी वाला वायरस बैक्टीरिया प्रवेश कर सकता है। समझ रहा है ना? तो WBC के बारे में इतना जानकारी याद रखना है। एक छोटी सी जानकारी और ध्यान रखना है कि WBC की संख्या कितनी होती है? 2 लाख, है ना? इसको क्लियर रखिएगा। 2 लाख नहीं, 10,000, लगभग 10,000, लगभग बोल रहे हैं, एग्जैक्ट 10,000 नहीं। 1-2 हज़ार घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो अतः आप याद रखेंगे कि WBC की संख्या कितनी होती है? 10,000। तो WBC के बारे में इतना जानकारी आप रखेंगे। चलिए अब प्लेटलेट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्लेटलेट्स का अन्य नाम है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट, ध्यान रखिएगा। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। कोई दिक्कत नहीं ना? शरीर में प्लेटलेट्स लगभग 2 लाख होता है। क्लियर कंसेप्ट? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो इतना जानकारी है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, कॉपी बना लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए एक छोटी सी टॉपिक लसीका है। क्या इधर जगह तो नहीं हो? ध्यान से सुन लीजिए। लसीका क्या है? लसीका हम लोग के शरीर में पाए जाते हैं, पीला रंग का होता है। ध्यान रखिएगा, लसीका कैसा होता है? पीला रंग का होता है।
और यह कीटाणुओं को ही शरीर में जाने से रोकता है। कीटाणुओं से लड़ता है कौन? लसिका। कहीं जगह नहीं है, मैं कहाँ लिखूँ? यहाँ लिखता हूँ, ध्यान रखिएगा, नहीं तो बढ़िया साफ नहीं होगा। लसिका। तो लसिका के बारे में पहली जानकारी ध्यान रखना है, यह किस रंग का रहता है? पीला रंग का होता है। यह रोगाणुओं से, यानी जो बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया वायरस जो होता है उससे लड़ता है। ध्यान रखिएगा। इसको ब्लड में जाने के लिए रास्ता नहीं चाहिए, ये मांस में रहता है। मांस को बायोलॉजी में ऊतक कहते हैं, टिश्यू। क्या कहते हैं? ऊतक, इंग्लिश में टिश्यू। तो यह सीधे ध्यान रखिएगा, ऊतक से सीधे रक्त में चला जाता है और रक्त से ऊतक में। तो लसिका के बारे में इतना जानकारी आप याद रखिएगा। लसिका में कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। जो भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं ना, ज़्यादातर लसिका में पाए जाते हैं। तो लसिका में कौन से उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसी के साथ यह चैप्टर आपका परिवहन चैप्टर ख़त्म हो गया। इसको रिवीजन कीजिए। अगले क्लास में मैं नया चैप्टर लेकर आता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्त।